आज सुनिए डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी स्कैंडल पॉइंट की सीमा। डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी भारतीय प्रवासी लेखिका हैं और अपने श्रोताओं और पाठकों में बेहद लोकप्रिय भी। प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी स्कैंडल पॉइंट की सीमा। रिज तक पहुंचते पहुंचते तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगे थे। रिज स्थित चर्च में शरण लेने के अलावा दूसरा उपाय नहीं बचा था। सचमुच शिमला के मौसम का मिजाज पहचानना संभव नहीं। मेंटेनेंस के अभाव में वो शानदार चर्च विगत वैभव पे आंसू बहाता सा लगा। काश ब्रिटिश काल के उस वैभव की तस्वीर मिल पाती। केयर टेकर ने बताया, रिज के काफ़ी ऊपर रोज विला कॉटेज के विलियम बाबा से अच्छी जानकारी कोई नहीं दे सकता। 20 मिनट की कड़ी चढ़ाई के बाद रोज विला कॉटेज का धुंधला बोर्ड दिखाई पड़ा था। कॉटेज चारों ओर से पाइन के हरे लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। रंगीन गुलाबों की क्यारियां झाड़ियों में बदल चुकी थीं। पूरे माहौल में अजीब उदासी फैली हुई थी। शायद वर्षों से उस कॉटेज को अकेले रहने की आदत हो गई थी। बरामदे में पड़ी एक पुरानी आराम कुर्सी किसी व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास दिलाती लगी थी। गौर से देखने पर बरामदे के कोने में कॉलबेल दिखाई दी। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद चरमराहट के साथ द्वार खुला। अधखुले दरवाजे से सफ़ेद बालों वाले एक वृद्ध का चेहरा दिखा। नमस्ते, मैं एक टूरिस्ट हूँ। टूरिस्ट का यहाँ क्या काम? ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। द्वार बंद करने के उनके प्रयास पर मैंने बाधा दी थी। क्षमा करें, बहुत दूर से आपसे मिलने आई हूँ। बस 10 मिनट का समय चाहिए। प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिए। आइए। वृद्ध दरवाज़ा खोल पीछे हट गए। खुले दरवाजे से कमरे में प्रविष्ट होते ही सीलन की गंध नाक में भर गई थी। निश्चय ही कमरे के कारपेट आदि को काफ़ी समय से धूप नहीं दिखाई गई थी। पुराना और बिखरा फर्नीचर गृह स्वामी की लापरवाही का परिचायक था। एक कुर्सी पर बैठने का संकेत दे वृद्ध सामने की कुर्सी पर बैठ गए। यस, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? सुना है शिमला के साथ आपका घनिष्ठ संबंध रहा है। रिज के चर्च के विगत वैभव के बारे में आपकी आंखों देखी सुनना चाहती हूँ। हाँ, उस वक्त के कुछ अगर फोटोग्राफ्स भी हों तो देखना चाहूँगी। चर्च के विगत वैभव की कहानी या हिंदुस्तानियों के अपमान की दास्तान? स्वर का आक्रोश और व्यंग विस्मित कर गया। अपमान की दास्तान? क्या कह रहे हैं आप? वही जो सच है। हिंदुस्तानियों का अपमान तो उनकी गुलामी का अभिशाप था, पर उस अपमान को सीने से दबाए रखने के पीछे कोई खास वजह तो जरूर होगी। उस वजह की सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की कतई इच्छा नहीं है। ठीक कहती हैं, बहुतों ने अपमान झेला और भूल गए, पर मुझे वो संभव नहीं हो सका। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो आप आज तक नहीं भुला सके सर? वृद्ध जैसे कहीं खो से गए। मैंने फिर अनुरोध दोहराया। आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ विली बाबा। विश्वास करें, आपकी जानकारी का कभी दुरुपयोग नहीं करूँगी। मेरी आवाज़ का विश्वास उन्हें छू गया। एक पल मुझे गौर से देखकर पूछा, तुम लिखती हो? जी, ये मेरा शौक़ है। तो एक वादा करना होगा। आज्ञा दीजिए विली बाबा। मेरी सच्चाई में अपनी कल्पना नहीं जोड़ोगी। मुझे मंजूर है। स्वर की खुशी छुपाए नहीं छुपी थी। ठीक है, पर पहले एक एक कप चाय हो जाए। विलियम के चेहरे पर सहजता थी। आप बैठिए बाबा, चाय मैं बनाती हूँ। किचन कहाँ है? घर के मुकाबले किचन काफ़ी व्यवस्थित था। सामने गैस के साथ वाले रैक पर चाय की पत्ती चीनी रखी हुई थी। एक कोने में फ्रिज था। चाय का पानी चढ़ाते देख अचानक वो बोले। वो भी माँ को चाय नहीं बनाने देती थी। वैसे चाय बनाना उसने माँ से ही सीखा था। आवाज़ जैसे कहीं दूर से आ रही थी। चाय के कप के साथ हम दोनों वापस उसी कमरे में आ गए। चाय खत्म कर अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली थी। कुछ पृष्ठ उलट पुलट कर देखने के बाद डायरी मुझे थमा दी। अपनी ज़िंदगी का दस्तावेज तुम्हें सौंप रहा हूँ। न जाने कितनी सांसें बची हैं, कब खत्म हो जाएं। तुम्हें देख लगा इसके लिए तुम सुपात्र हो। ऐसा क्यों सोचते हैं बाबा? विश्वास दिलाती हूँ, आपने मुझ पर जो यकीन रखा है वो कभी टूटने नहीं दूंगी। आपका दस्तावेज मेरे पास आपकी अमानत है। सच्चाई ये है बेटी, शायद मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझसे मेरा अतीत पूछता। अच्छा, अब 10 मिनट पूरे हो गए, अब तुम जाओ। उस अचानक विदाई ने मुझे चौंका दिया। घर पहुंच डायरी का पहला पृष्ठ खोला था। डायरी
पर 5 जुलाई 1944 की तारीख पड़ी थी। पापा की अंग्रेजी की जानकारी ने उन्हें अंग्रेजी हाकिमों की नज़रों में चढ़ा दिया था। जब जोसेफ साहब ने पापा को अपना पीए बना लिया तो पापा का रुतबा बढ़ गया। स्वेच्छा से राम सिंह से रौनिक जॉन बनने में उन्होंने देर नहीं की थी, पर पार्वती से पैरी में बदल जाना माँ को सहज नहीं लगा था। जन्मजात संस्कारों से मुक्ति पा लेना उन्हें संभव नहीं हो सका था। पापा के साथ गिरजाघर जाकर भी आंखें मूंद वो अपने राम कृष्ण का ही स्मरण करती। शिवरात्रि और जन्माष्टमी पर पूरे दिन उपवास रख पूजा के बाद ही उपवास तोड़ती। मैं उनका इकलौता बेटा वीरेंद्र विलियम को आसानी से पचा गया, पर जो जो बड़ा होता गया मन में आक्रोश घर करता गया। हिंदुस्तानियों का अपमान माँ को क्षुब्ध कर जाता। अकेले में समझाती, ये देश हमारा है, गांधी बाबा स्वराज के लिए तकलीफ सहते हैं। हिंदुस्तानियों को उनका साथ देना चाहिए। जब से शिमला में उन्होंने गांधी बाबा का भाषण सुना, उनके दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की आवाज़ उठने लगी थी। बेटे के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करती माँ का चेहरा आशा से जगमगा उठता। भोली माँ का वो चेहरा विलियम को मुग्ध करता, पर सच्चाई पर विश्वास कर पाना सहज नहीं हो पाता। माँ की बातों की सच्चाई विलियम को अच्छी लगती। जोसेफ साहब की सिफारिश पर विलियम को शिमला के अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल गया। स्कूली पढ़ाई पूरी कर ग्रेजुएशन के लिए विलियम दिल्ली चला गया। जोसेफ साहब का कहना था, दिल्ली रहकर वकालत पढ़ना आसान होगा। पापा का सपना साकार कर विलियम दिल्ली से लॉ की डिग्री के साथ शिमला लौटा था। पापा का सपना था बेटा लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर साहब बने। इसके लिए जोसेफ साहब की कृपा जरूरी थी। उन्हें खुश करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते। उस दिन इतवार का दिन था। पापा की खास हिदायत रहती, संडे को चर्च जरूर जाना चाहिए। वकालत की डिग्री का जोश विलियम में नया जोश भर गया था। अपने में मस्त विलियम उस दिन सचमुच भूल गया, स्कैंडल पॉइंट से ऊपर रिज पर जाने की हिंदुस्तानियों को इजाज़त नहीं थी। विलियम ने स्कैंडल पॉइंट से ऊपर 1-2 कदम ही बढ़ाए थे कि एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। हॉल्ट, वहीं रुक जाओ। निगाह उठाते ही एक बंदूकधारी संतरी को अपनी ओर आते देखा था। हाउ डेयर यू क्रॉस दिस लिमिट? जानते नहीं तुम हिंदुस्तानियों के सीमा से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली में पिछले 6 वर्षों से रहने वाला विलियम ताज्जुब में पड़ गया। कानून की पढ़ाई ने न्याय अन्याय का मतलब उसे समझा दिया था। पर मैं तो क्रिश्चियन हूँ, चर्च जाना मेरा अधिकार है। व्हाट क्रिश्चियन? तुम्हारा खून तो गंदा हिंदुस्तानी खून ही है ना। तुम साहब लोगों के चर्च में जाना मांगता, उनसे बराबरी करेगा। उस आवाज़ में ऐसी हिकारत थी कि वकील विलियम तिलमिला गया। अगर हमारा खून गंदा है तो हमें क्रिश्चियन क्यों बनाया? इसलिए कि तुम्हारी आत्मा पाक साफ बन सके। संतरी व्यंग से हंसा था। ठीक है, अपने मन की सफाई के लिए ही चर्च जा रहा हूँ, रास्ता छोड़ो। ए यू बास्टर्ड, तू रिज के चर्च में जाएगा? तेरी ये जुर्रत? जानता नहीं ऊपर कदम बढ़ाने वाले को गोली मार देने के ऑर्डर्स हैं। अपनी जान की खैर चाहता है तो पीछे चला जा, वरना। ठीक है, चलाओ गोली। युवा विलियम सीना तान कर खड़ा हो गया था। तभी ऊपर खड़े दूसरे सिपाही ने बंदूक ताने संतरी के कान में कुछ कहा। उसकी बात सुन संतरी ने विलियम को ऊपर से नीचे देख बंदूक नीची कर कहा था, रौनिक जॉन का बेटा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। तेरा बाप कप्तान साहब का वफादार है, वरना आज तेरी लाश ही वापस जाती। विलियम को अडिग खड़ा देख दूसरे सिपाही ने कंधे से पकड़ विलियम का मुंह रिज के दूसरी ओर कर धक्का दे दिया। आवेश और उत्तेजना से विलियम का पूरा शरीर थरथरा रहा था। किसी के मन में ये बात क्यों नहीं आती कि हिंदुस्तानियों के लिए रिज और रिज पर स्थित चर्च तक जाना भी निषिद्ध था। अंग्रेज और हिंदुस्तानी क्रिश्चियंस के लिए अलग अलग चर्च थे। रिज के उस भव्य चर्च के लिए लाख आकर्षण होने के बावजूद वो उनकी पहुंच से परे था। उसकी घंटियां सुन वे अपने शरीर पर क्रूस का चिन्ह बना धन्य हो लेते। रिज पर ना जाना उनकी नियति क्यों थी? स्कैंडल पॉइंट से नीचे उतर रहे विलियम्स पर पानी की ताबड़तोड़ बौछार का कोई असर नहीं हुआ। हाथ में पकड़ा छाता खोलने की भी सुध नहीं थी। पता नहीं कब सामने वाले पार्क में पहुंच गया। अचानक एक मीठी आवाज़ ने चैतन्य किया था, एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, यस दिस साइड, आई एम हियर।
आवाज़ का अनुसरण करते विलियम की दृष्टि एक गौरांग युवती पर पड़ी थी। पानी की बौछार से उसका गुलाबी ब्लाउज बदन से चिपक गया था। बालों की लटें माथे पर झूल आई थीं। अगर अपना बंद छाता खोल दें तो हम दोनों की हेल्प कर सकते हैं। लड़की के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। ओ श्योर। छाता पूरी तरह लड़की पर तान विलियम भीगता खड़ा था। हे, आर यू अफ्रेड ऑफ मी? मेरे साथ छाते के नीचे खड़े होने से डरते हो? नहीं, पर साथ खड़े होने में आपका अपमान होगा। स्वर में तल्खी थी। वॉट रबिश! आपके साथ मेरा अपमान क्यों? कैसे? लड़की विस्मित थी। वैसे ही जैसे मेरे रिश्त तक जाने से अंग्रेजों का अपमान होता है। आप अंग्रेज हैं और मैं गंदे खून वाला हिंदुस्तानी। स्वर की तल्खी पर लड़की ने गौर से विलियम को देखा था। हाउ फनी! आपके रिश्त तक जाने से अंग्रेजों का अपमान क्यों होगा? यहाँ नई आई हैं? हाँ, कल शाम लंदन से आई हूँ। लंदन से हिंदुस्तान क्या करने आई हैं मिस? जूलियट। वैसे सब मुझे जूली पुकारते हैं। लंदन से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कल ही पहुंची हूँ। मेरे पापा की पोस्टिंग इंडिया हुई है। और आपका परिचय? दो उत्सुक नयन विलियम्स पर निबद्ध थे। मैं राम सिंह उर्फ रौनक जॉन का बेटा विलियम, पर माँ आज भी मुझे मेरे पुराने नाम वीरेंद्र से पुकारती हैं। स्वर में थोड़ा सा आक्रोश झलक उठा था। कन्वर्ट होना शायद आपको अच्छा नहीं लगा? पहले शायद अच्छा ही लगा था। सोचा शायद क्रिश्चियन बनकर वो सब पालूंगा जो एक महत्वाकांक्षी युवक को चाहिए, पर अब लगता है माँ का सोचना ही ठीक था। अपनी जाति, धर्म, देश के प्रति अभिमान रखना ही गौरवान्वित करता है। आपकी माँ आपसे अलग सोचती हैं? हाँ, इसीलिए कन्वर्ट होने के बाद भी माँ पूरी तरह भारतीय हैं। ताज्जुब है, मैंने तो सुना था हिंदुस्तानी औरत अपने आदमी से अलग ना सोच सकती है ना कुछ कर सकती है। आपने गलत सुना था। भारतीय नारी तो शक्ति है, पूरे परिवार की धुरी है। वैसे और क्या क्या सुना है हमारे बारे में? न चाहते हुए भी विलियम उत्सुक हो उठा। यही कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। आई एम सॉरी, आपके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था ना। जूली संकुचित थी। नहीं, आप कुछ सीमा तक ठीक कह रही हैं। दरअसल हम हिंदुस्तानी मूर्खता की सीमा तक भूले हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या हम इतनी आसानी से अपने अधिकार छोड़ देते? अपनी ही ज़मीन पर पाँव न रखने को बाध्य किए जाते? आप किससे नाराज़ हैं? अपने आप से या अंग्रेजी हुकूमत से? शायद दोनों से। बहुत देर हो गई, ये बारिश रुकने वाली नहीं। ऐसा कीजिए, मेरा छाता ले जाइए। मुझ पर इन बौछारों का असर नहीं होने वाला। वो तो देख ही रही हूँ, पर मैं ये अन्याय नहीं कर सकती। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आपको जाना है उस सीमा को पार करने की हम हिंदुस्तानियों को अनुमति नहीं है। आप न जाने किस सीमा सिस्टम की बात कर रहे हैं। मैं पापा से बात करूँगी। नो, नेवर। अपनी लड़ाई खुद लड़ने की ताकत मुझ में है। आपके पापा खुद उस सिस्टम के अंग हैं जिससे मुझे लड़ना है। जानकर खुशी हुई। वकील हैं, जिरह भी अच्छी कर लेते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुस्कुराती जूली ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बेटर था, माफ़ करेंगी। बात पूरी होते ना होते वर्दीधारी ड्राइवर के साथ एक कार ठीक सामने आ रुकी थी। तत्परता से उतर ड्राइवर ने कार का पिछला द्वार खोल दिया। कार में साथ जाने के लिए जूलियट के निमंत्रण को धन्यवाद के साथ नकार विलियम तेज कदमों से सड़क के नीचे की ओर चला गया। 2 दिन बाद जूली से विलियम की फिर मुलाकात हो गई। हेलो विलियम, हाउ आर यू? जूली के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। थैंक्स, फाइन। हाउ आर यू? कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की कहानी। आप ब्रिटिश हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं? तब तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। रिमेंबर, मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। तो बताइए, क्या ब्रिटिशर्स ने हमेशा धोखे से अपने साम्राज्य का विस्तार किया है? व्हाट नॉनसेंस! धोखेधड़ी का मतलब जानते हैं आप? मेरे देश पर आरोप लगा रहे हैं। याद नहीं, मैं एक अंग्रेज नागरिक हूँ। इसमें नाराज़गी की क्या बात है मिस जूलियट? मैंने तो सच ही कहा है। हाँ, कड़वा सच डाइजेस्ट कर पाना कठिन जरूर होता है। किस सच की बात कर रहे हैं आप? यही कि आपके देशवासी हमारे यहाँ दोस्त बनकर आए थे। हम भारतीय मेहमान को देवता मानते हैं। हमने उन्हें सराखों लिया और अंजाम सामने है।
दोस्त बनकर हमारे देश को गुलाम बना लिया। याद रखिए मिस्टर विलियम, जो गुलाम बनने लायक है उसे ही गुलाम बनाया जा सकता है। आपसी फूट दुश्मनी की वजह से हिंदुस्तानी अपने पांव पर खड़े रहने लायक रह गए थे क्या? किसी की कमजोरी का ये मतलब तो नहीं कि उसे अपंग बना दिया जाए। दोस्त बनकर ठीक राह सुझाई जा सकती है मिस जूली। तब तो आपने सचमुच वो सब कुछ भुला दिया जो अंग्रेजों ने भारत को दिया। उन्होंने विज्ञान का प्रकाश फैलाया, ज्ञान का दीपक जलाया। अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान में जहालत थी। हिंदुस्तानियों को तो हमारा आभारी होना चाहिए, और आप हैं कि हमें दोषी ठहरा रहे हैं। उत्तेजित जूली का गोरा रंग तांबई हो उठा। आप जिस ज्ञान विज्ञान की बात कर रही हैं वो सब हमारे वेदों की देन है। अगर वेद पढ़े होते तो ये बात ना कहती। आपने वेद पढ़े हैं? नहीं, पर वो मेरी गलती थी। आजकल वेदों का अध्ययन कर रहा हूँ। माँ ने हमेशा समझाना चाहा, अपनी ज़मीन से जुड़े रहने के लिए रामायण गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है। आज उनकी बातों की प्रासंगिकता समझ पा रहा हूँ। मैं आपकी माँ से मिल सकती हूँ? जरूर, पर वो अंग्रेजी नहीं समझती। मेरे लिए आप दुभाषिया नहीं बन सकते? विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी हिंदी सीखकर माँ से बात कर सकूंगी। माँ को खुशी होगी। अंततः वो भारतीय नारी हैं, मेहमान नवाजी उनके खून में है। तो चलें आज ही? अभी ही क्यों नहीं? हाँ बताइए, उन्हें विश कैसे करना होगा? ऐसे, नमस्ते। दोनों हाथ जोड़कर विलियम ने अभिवादन का तरीका बताया था। माँ ने प्यार से जूली को अपने पास बैठाया था। माँ के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी और मांग में सिंदूर दमकता था। बिंदी और सिंदूर का महत्व विलियम को ही समझाना पड़ा था। यही नहीं, माँ से रोज़ हिंदी पढ़ने का समय भी जूली ने ले लिया था। जूली के लौट जाने के बाद माँ ने कहा था, हर जाति देश में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। जूली अच्छी लड़की है। जूली के साथ विलियम को माँ के पास बैठ रामायण गीता की व्याख्या करनी पड़ती। अक्सर दोनों की चर्चा के विषय राजनीति से हटकर भारतीय जीवन और दर्शन हो जाते। भारतीय संस्कृति ने जूली को अभिभूत किया। पति पत्नी माता पिता के संबंधों की गरिमा जूली को विस्मित करती। क्या ये भी सच हो सकता है? राम का आदर्श चरित्र, सीता का पति के लिए समर्पण उसे सोचने को विवश करता। अनजाने ही दोनों का झुकाव एक दूसरे के प्रति बढ़ता जा रहा था। उन्हीं दिनों शिमला में 4 हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विलियम ने उन चारों की ओर से मुकदमा लड़ने का जब फैसला लिया तो कप्तान जोसेफ चौंक उठे। उनके अनुचर का बेटा बागी कैसे हो सकता है? रॉनिक जॉन को बुलाकर चेतावनी दी गई, अपने बेटों को समझा लो वरना अंजाम बुरा होगा। उससे कहो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन जाने की तैयारी करे। बागी हिंदुस्तानियों के झंझट में पड़ने से क्या फ़ायदा? घर आकर राम सिंह बेटे पर बरस पड़ा। इसी दिन के लिए तुम्हें वकील बनाया था। जिस सरकार का दिया खाते पहनते हो उससे लड़ाई करोगे? बड़े सरकार तुझे बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए लंदन भेजने की बात कर रहे हैं, और तू है कि अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। खबरदार जो कभी उल्टा सीधा किया। जिस देश में जन्म लिया, जिसकी माटी में खेल कर आज वकील बन सका, उस देश को आज़ाद कराने वालों के लिए नहीं लड़ेगा तो मेरे दूध को वीरेंद्र ले जाएगा। पार्वती के दृढ़ स्वर ने चौंका दिया। अगर विली मुकदमा लड़ेगा तो उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं उसे अपने उत्तराधिकार से बेदखल करता हूँ। चला जा इस घर से। जो करना है कर लो, पर याद रखो उसके साथ मैं भी घर छोड़कर जाऊंगी। पूरे शहर में मुकदमे की चर्चा थी। जूलियट और विलियम की मित्रता ने अंग्रेज हाकिमों के कान खड़े कर दिए। माँ और बेटा मिलकर एक भूरी लड़की को बरगला कर न जाने कौन सी गुप्त जानकारी लेना चाहते हैं। जूली के पापा को ताकीद की गई कि जूली हिंदुस्तानी षड्यंत्रकारियों से न मिले। जूली नाराज हो उठी। उन्हें बागी या षड्यंत्रकारी कहना सरासर गलत है पापा। विलियम वकील है, किसी की ओर से भी मुकदमा लड़ने का उसे पूरा हक है। वो एक खुददार इंसान है, किसी का गुलाम नहीं। जूलियट के पापा को बेटी की बातों में बगावत नजर आई, पर जवान बेटी पर जबरदस्ती करना भी मुश्किल है। साफ जाहिर था विलियम के लिए उसके मन में दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही जगह थी। हद तो उस दिन हो गई जब जूलियट बिंदी लगाकर साड़ी पहन क्लब पहुंची थी। स्पष्टता उसकी बिंदी अंग्रेजियत को चुनौती थी। जूलियट के उस दुस्साहस पर सब स्तब्ध थे। महिलाएं हंसना भूल गईं।
अंग्रेज अधिकारियों की आंखों में आक्रोश जल रहा था। 2 दिन के भीतर जूलियट के पापा को लंदन वापस जाने के आदेश मिल गए। उसी शाम जूली विलियम से मिली थी। मैं वापस नहीं जाना चाहती विली। तुम्हें यहाँ रहने का पूरा अधिकार है जूली, पर जिस अधिकार के साथ यहाँ रहना चाहती हूँ वो सिर्फ तुमसे ही मिल सकता है। मतलब? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ विली। तुमसे मेरा विवाह सौभाग्य होगा, पर उसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। क्यों विली? इसलिए कि मेरी शर्त है, मैं उसी दिन तुमसे शादी करूँगा जिस दिन हिंदुस्तानियों को स्कैंडल पॉइंट की सीमा पार करने की इजाज़त मिल जाएगी। हमारी शादी के लिए शर्त क्यों विली? मैं तो सारी सीमाएं, सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तो खुद रिश्ते से नीचे उतर आई हूँ। देखो जूली, भारतीय संस्कृति में वर को अपनी वधू लाने के लिए उसके घर जाना होता है। आज मैं रिज पर बने चर्च तक नहीं जा सकता, तुम्हारे घर कैसे पहुंचूंगा? मैंने निर्णय लिया है, रिज पर बने चर्च में ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। मुझे मंजूर है, पर वो दिन कब आएगा विली? जूली आतुर थी। वो दिन बहुत जल्दी आएगा जूली, तुम मेरा इंतज़ार करोगी ना? मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ विली, पूरी ज़िंदगी। पहली बार झुककर विलियम ने जूली के माथे पर स्नेह चुंबन अंकित किया। जूली रोमांचित हो उठी। विलियम अब अक्सर हिंदुस्तानियों की बैठकों में शामिल होने लगा। एक दिन एक जोशीले भाषण के बाद उत्तेजित स्वतंत्रता के दीवाने वंदे मातरम के नारों के साथ रिज की ओर चल पड़े। सिपाहियों की चेतावनी उनके कानों तक ना पहुंच सकी। उन्हें स्कैंडल पॉइंट की सीमा तोड़नी थी। सबको बंदी बना लिया गया। विलियम को हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने के जुर्म में 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। कोर्ट में जूली रोज आती। अपने पापा के गुनाह का बदला जरूर लूंगी विली। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अब मैं बगावत करूंगी। जेल जाता विलियम जूली को मुग्ध दृष्टि से ताकता रह गया। जेल में विलियम को खबर मिली। अपने ऊपर लगाए गए परिवार के प्रतिबंधों के खिलाफ जूली ने कोर्ट में अपील की है। प्रतिबंध हट जाने के बाद जूली ने खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तानियों का साथ देना शुरू कर दिया। एक दिन जुलूस पर पुलिस ने गोलियां बरसाईं। जूली भी उसमें शामिल थी। सबको हटाती जूली सामने आ गई। सीने पर गोलियां झेल जूली ने अपने पापा की गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। स्वतंत्रता मिल जाने के बाद जूली के मनपसंद सफ़ेद रजनीगंधा के फूल लेकर विलियम जूली से मिलने गया था। जूली ने अपना वादा पूरा किया। वो उसी धरती की गोद में सो रही है जिससे विलियम ने पूरे मन से प्यार किया है। मरने से पहले उसकी यही अंतिम इच्छा थी, उसे शिमला में ही दफनाया जाए। आगे के खाली पृष्ठ विलियम के एकाकी जीवन के प्रतीक बने फड़फड़ा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे बेहद गौरवपूर्ण कहानी स्कैंडल पॉइंट की सीमा। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।